शुरू करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट पे अटैक से। मैं वेंकटेश नायक जी को बुलाना चाहूँगा। ये एनएचआरसी के साथ आरटीआई पे काफ़ी इन्होंने काम किया है और ये एनएचआरसी के रोल के बारे में चर्चा करेंगे और ओवरऑल आरटीआई के बारे में भी बताएंगे। वेंकटेश नायक जी। थैंक यू अनुपम। I want to start this on a personal note. It's quite nice to be back at one's alma mater after almost 13 years and the same auditorium where one had organized a lot of programs and workshops and concerts. I also apologize for getting the name of the tribunal wrong on the main page. Having said that, क्योंकि मुझे केवल 15 मिनट का समय दिया गया है तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में इस मुद्दे के बारे में अपना निवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा जूरी के सामने। तो जिस मुद्दे पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है वो है सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं पर हमला। लेकिन मैंने थोड़ा इसको और विस्तृत किया है क्योंकि अनुभव ये कहता है कि केवल कार्यकर्ता होने की वजह से हमले नहीं हो रहे हैं, मात्र सूचना का अधिकार के प्रयोग के वजह से हमले हो रहे हैं। सो people are being attacked not because they are just RTI activists but also due to the fact that they are showing the audacity to ask information from government, just a simple reason of asking information. तो I just want to give मैं अपने प्रेजेंटेशन को मैं 3 भागों में डिवाइड किया है मैंने। सबसे पहले तो कि कुछ आंकड़े कितने सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करने वाले और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, दूसरा किन किन कारणों से उनके ऊपर हमले होते हैं, क्या क्या सूचना वो मांगते हैं जिसकी वजह से ये हमले होते हैं, फिर तीसरा हिस्सा जो है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या रही है। According to a study that we conducted earlier this year, last year across the country about 40 lakh requests for information may have been made. तो कुल मिलाकर देखें तो 0.3% हमारी देश की आबादी के जो जन हैं सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1% भी पहुंचा नहीं है आज के तारीख में। लेकिन कितने सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं पर और सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों पर हमला हुआ है, इसके आंकड़े कहीं पे भी एकत्रित उपलब्ध नहीं है। इस मामले को लेकर संसद में सवाल किए गए थे, 2010 से लगातार किए जा रहे हैं। ज़्यादा सवाल राज्यसभा में हो रहे हैं, लोकसभा में कम सवाल किए जा रहे हैं। शुरुआत में तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि फलां व्यक्ति नाम लिए, 3-4-5 लोगों का नाम लिया जिनकी हत्या हुई थी और बताया गया कि इनके हत्या जो है सूचना के अधिकार के प्रयोग की वजह से हुआ है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में 2-3 सालों से सरकार ये कहकर इस बात को टाल रही है कि हम एक तो ये आंकड़े एकत्रित नहीं रखते और दूसरी बात चूंकि ये राज्यों के दायरा में आता है तो हम इस प्रकार की सूचना संसद को भी नहीं दे सकते। यानी संसद ने तो कानून पारित कर दिया लेकिन संसद को जानने का ये अधिकार नहीं है कि इस कानून का उपयोग कर कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए या कितने लोगों पर हमला हुआ। Anyway, so what is the source of information about attacks on RTI users? आज की तारीख में कुल मिलाकर 250 ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में मीडिया ने खबर दिया है कि उनके ऊपर हमले हुए, या तो उनकी हत्या की गई या बुरी तरीके से उनको पीटा गया या फिर उनको किसी और प्रकार से प्रताड़ित किया गया। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा टोटल जो है आज की तारीख में जितने भी वारदात हुए हैं उन सब का ये ब्यौरा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमें जानकारी मिलती है ये गूगल के माध्यम से मिलता है और गूगल जो है केवल अंग्रेज़ी वेबसाइट्स से कनेक्टेड होता है और केवल वहाँ पे सर्च फंक्शन होता है अंग्रेज़ी माध्यम से। उनमें से कम 31 हत्याओं के प्रकरण हैं जो सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से या कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हुआ है उसके आंकड़े हैं। 2 ऐसे केसेस हैं जहां सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को मजबूर किया गया खुदकुशी करने पर, और 214 से अधिक ऐसे प्रताड़न के या फिर मारपीट के केसेस हैं जो सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करने वालों के ऊपर हुआ है। इनमें से कम 18 जो विक्टिम्स हैं वो महिलाएं हैं। सबसे कम उम्र वाला जो विक्टिम है 18 साल उम्र का सूचना के अधिकार का कार्यकर्ता है, और हमला करने वालों ने यहाँ तक नहीं देखा कि क्या ये व्यक्ति विकलांग है कि नहीं,
तो एक विकलांग पर भी इन्होंने हमला कर दिया और उनको प्रताड़ित किया। और ये भी सुनने में आया है कि एक सूचना के अधिकार कार्यकर्ता के ऊपर होते हुए हमले से उसको बचाने की कोशिश में उसकी अपनी बहू को हमलावर कर्ताओं ने कुचल डाला। तो ये भी सारे हुए हैं। तो ये क्या कुकर्म है हमारे सूचना के अधिकार इस्तेमाल करने वालों के या सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं के, जिनके वजह से इनको इस तरह की सजा मिल रही है। तो उनके कुकर्मों का ब्यौरा मैं आपके सामने दे रहा हूं। कुकर्म विद इन कोट्स, जो अवैध खदान होते हैं, इलीगल माइनिंग, इसका पर्दाफाश करना, रेत का माइनिंग जो करते हैं इसका पर्दाफाश करना, जमीन से जुड़ी हुई जो माफिया है, लैंड माफिया है, उनको टारगेट करना, निजी या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों का पर्दाफाश करना, अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन लेने वाले कंपनियों का पर्दाफाश करना, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के माफिया हैं और अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं, खासकर जो बलवान वर्ग के जो लोग होते हैं उनको बेनकाब करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आवाज उठाना, ये सारे उनके कुकर्म हैं जिनकी वजह से उनको सजा मौत दी गई लोगों के द्वारा, हमलाकर्ताओं के द्वारा। पुलिस ने क्यों किसी मर्डर केस में ठोस कदम नहीं उठाया, ये सवाल किया, इसलिए उनको मार दिया गया। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हॉर्स ट्रेडिंग होता है, यानी घोड़ा बेची जो होता है, एक दूसरे के पार्टी में आने जाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उसका पर्दाफाश करना। गवर्नमेंट में स्कूल टीचर्स की नियुक्ति में जब उन्होंने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते हुए बोगस सर्टिफिकेट दिया, तो उसका पर्दाफाश करना। लोकायुक्ता को यह बताना कि कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेटर की जो संपत्ति है वो ज्ञात स्रोतों से ज्यादा है, उसके लिए मारपीट हुई और उसके लिए एक मर्डर हुआ। ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर जो जुड़ी हुई स्कैम है उसका पर्दाफाश करना। नरेगा में करप्शन का पर्दाफाश करना। आवासन के लिए जो कार्यक्रम बने हैं राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, उनमें जो करप्शन है उनका पर्दाफाश करना। राशन के सिस्टम में पर्दाफाश करना जो करप्शन हो रहे हैं। सरपंच के अवैध गतिविधियों के बारे में पर्दाफाश करना। और यहाँ तक कि कोई मनी लेंडर है, महाजन है, जो गलत इंटरेस्ट रेट्स पे इंटरेस्ट दे रहा है, उसके बारे में सरकारी जानकारी निकलवा कर लोगों को ये बताना कि इससे कर्जा मत लो, ये भी हत्या का एक कारण बन गया है। और तमिलनाडु में ये सुना है कि जो बुनकर का जो सहकारी संघ होता है, हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स, तो उनके रिकॉर्ड्स की केवल इंस्पेक्शन मांगा गया था, इंस्पेक्शन किया भी नहीं गया था, तो उसके वजह से उनके ऊपर हमला हुआ और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को खत्म कर दिया गया। तो जहां पर असॉल्ट या हैरेसमेंट यानी फिजिकल और मेंटल तरीके से प्रताड़ित किए जाने वाले 214 से लेकर तकरीबन उतने केसेस हैं, तो उनके कुछ और भी कारण हैं, जैसे जो प्रदूषण करने वाले जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको पब्लिसाइज करना, राज्य सरकार के मंत्री के करभ्रष्ट गतिविधियों का पर्दाफाश करना, आरटीओ के दफ्तर द्वारा बोगस लाइसेंस का इश्यू होने का पर्दाफाश करना, बीडीओ के अवैध गतिविधियों को बेनकाब करना, सड़क के निर्माण में जो करप्शन है उसके बारे में सूचना मांगना, किसी के नाम से अवैध तरीके से पेंशन लेने के या गलत तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट देने के जो स्कैंडल्स होते हैं उनका पर्दाफाश करना, इलीगल ट्यूबवेल्स को जो ऑपरेट चला रहे हैं उसका पर्दाफाश करना, जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स माने जाते हैं उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को खत्म कर देना, ये भी है। एलपीजी सिलेंडर्स के इरेगुलरिटीज़ में जो कंपनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लोग जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार में, उसका पर्दाफाश करना, ऐसे बहुत सारे हैं। और एक लास्ट केस जो है जिसकी वजह से किसी को प्रताड़ित किया गया, उसके अपने बेटियां दो बेटियां एक स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर कुछ अनियमितताएं हुए थे गुजरात में, तो उसके बारे में पिताजी ने जानकारी मांगी तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनके साथ मारपीट किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो डेटा है 250 से अधिक पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। तो इसका ट्रेंड क्या है? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मर्डर्स और प्रताड़न के प्रकरण हुए हैं, सबसे आगे महाराष्ट्र है, 52 केसेस वहाँ पे हुए हैं और 8 मर्डर के केसेस। शाइनिंग गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पे आता है,
34 ऐसे केसेस हैं प्रताड़न के, और उसमें 3 केसेस मर्डर के हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 प्रकरण से अधिक मर्डर्स के केसेस हुए हैं। केवल 2 राज्य हैं इस देश में जहां मुझे कहीं किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट या सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने वाले रिपोर्ट नहीं मिले। वो 2 राज्य हैं, केरला और सिक्किम। और ज़्यादातर जो लोगों को प्रताड़ित किया गया, ऑफ कोर्स मर्डर तो एक ही बार हो सकता है, तो उन्होंने केवल एक ही बार झेला। लेकिन ऐसे 2 केसेस हैं जहां पर सुना कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अमरनाथ पांडे और छत्तीसगढ़ में मिस्टर रमेश अग्रवाल, इनको कम से कम 2 बार इनके ऊपर हमले हुए। तो ये पूरे आंकड़े हैं जहां तक सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करने वाले और या फिर कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं। तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है? इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जब मैंने अपनी अनुसंधान शुरू करी तो मैंने एक फ़ोन लगाया मानवाधिकार आयोग में ये पूछने के लिए कि क्या आपके पास रेडीली अवेलेबल आंकड़े हैं अपने केसेस के बारे में जो आपने अपने संज्ञान में लिया है इस तरह के अटैक्स जो आरटीआई के इस्तेमाल करने वाले पे होते हैं। तो मुझे टेलीफोन पे जवाब दिया गया कि इस तरह का कोई सेपरेट डेटाबेस हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया और कहने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि खुद एनएचआरसी ने एक लिस्ट अपडेट किया है अपने वेबसाइट पर, जिसको कहते हैं अपडेटेड लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर केसेस। उसमें से 5 केसेस मुझे मिले जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ जो केसेस संज्ञान में लिया गया एनएचआरसी के द्वारा, तो उनका डिटेल्स वहाँ पे दिए गए हैं। कुछ केसेस में बहुत कम डिटेल्स हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में 5 केसेस के बारे में आपके सामने बात रखूँगा। पहला केस था, और ये जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर 2012 और 2013 के केसेस हैं। फरवरी 2012 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो महाराष्ट्र में अवैध घर निर्माण या भवन निर्माण के बारे में जो काम कर रहे थे, उनके हत्या के बारे में प्रकरण आया एनएचआरसी के सामने। एनएचआरसी ने थाने के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी, फिर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिपोर्ट भेजा। एनएचआरसी ने बोला कि इस मामले की जांच को सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र कर देना है, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया पुलिस के दफ्तर से। तो इन्होंने बार बार रिमाइंडर्स भेजे और डीजीपी को भी लिखा। तब जाकर एसपी ने बताया कि ये मामला फ़िलहाल रिट पिटीशन के रूप में हाई कोर्ट में लंबित है, तो इस मामले को एनएचआरसी ने अभी बंद नहीं किया है, इसको चालू रखा है। और लेकिन और क्या हुआ आगे इस साल के जून के बाद, इसके बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। शायद इसमें भी आरटीआई डालने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो प्रकरण है वो भी 2012 का है, जून का किस्सा है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो